Good morning, friend. We are discussing about the Vision IS 5 question. Let's discuss the first question. First question is related to the polity section, in which they are asking about the State Human Rights Commission. And let's see the question. The chairman or member of the State Human Rights Commission can be removed in the following manner. What is the procedure of removing the State Human Rights Commission? So, number first statement is that by the governor after referring the matter to the High Court for an inquiry. So, governor is removing, but after referring the matter to the High Court. Second, by the president after consulting with the governor and the chief minister of a state. Number third, by the president itself after referring the matter to the Supreme Court for an inquiry. Number fourth, by the High Court after an inquiry. I again repeat the question. बात की जा रही है चेयरमैन और मेंबर की जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से एसोसिएटेड होते हैं। पहले में की जा रही है किस तरीके से उनको रिमूव किया जा सकता है। तो पहले गवर्नर के थ्रू रिमूव किया जाता है, लेकिन उससे पहले हाई कोर्ट के पास इंक्वायरी भेजना पड़ता है। सेकंड की बात करें तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन कंसल्ट किया जाना चाहिए गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट के द्वारा। इज इट? नंबर थर्ड बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, उसमें बोला गया प्रेसिडेंट करता है, लेकिन मैटर पहले सुप्रीम कोर्ट पे भेजना चाहिए इंक्वायरी करने के लिए, और वो इंक्वायरी बाइंडिंग होती है। नंबर फोर्थ, बाय द हाई कोर्ट आफ्टर एन इंक्वायरी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is related to the geography section and they are asking about the Alfred Wegener theory. आपने पढ़ी होगी. Propose which of the following factor to be responsible for the continental drift. You know very well there is a whole land mass that is known as Gondwana, but after because of the some forces or because of the mid-oceanic ridge or the internal activity under the earth, or you can say the tectonic plate activity, the whole land mass are fleed towards their आउटवर्ड पोजीशन. फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्थ में है तो वो साउथ में आना स्टार्ट कर दिया, जो अगर कोई ईस्ट में है तो वेस्ट में. इस तरीके से जहाँ पे भी उनको एरिया मिला तो वहाँ पे उन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया. रीज़न इज टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी. ठीक है, ओके. विच आर द फॉलोइंग फोर्सेज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्टिनेंटल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. लेकिन बट अकॉर्डिंग टू वैगनर हम जानते हैं कि वो कि कौन सा फोर्स था. फॉर एग्जाम्पल मिड ओशनिक रीज आपने सुनी होगी. फर्स्ट रीज़न जो कन्वेक्शन एंड एक और प्रॉपर्टी होती है वहाँ पे. तो ये जो प्रॉपर्टी और टेक्टोनिक प्लेट्स तो है ये. तो आज हम उस बात का रीज़न जानते हैं, लेकिन अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बोला था. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. नंबर फर्स्ट द रोटेशन ऑफ द अर्थ, नंबर सेकंड द टाइडल फोर्स ऑफ द मून, नंबर थर्ड टाइडल फोर्स ऑफ द सन. एंड ऑप्शन आर दीज फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड. आई कैन रिपीट द क्वेश्चन. आपको ये बताना है अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा एक थ्योरी दी गई थी, उसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, हाउ द ड्रिफ्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट कैन बी फॉर्म्ड. और what is the reason, what is the force behind that drift. तो first is rotation of the earth, tidal force of the moon, tidal force of the sun. Let's see the next question. अगले क्वेश्चन की बात करें तो the following pair are correctly matched. The war that are happening after the outcome of it. Number first Anglo-Afghan war, I think 1824 में हुआ था अफगान वार. नंबर सेकंड फर्स्ट एंग्लो-बर्मीज वार 1824. नंबर थर्ड फर्स्ट एंग्लो-मराठा वार आई थिंक 1792 1885 से लेकर 1792 तक ही हुआ है. And option are these first and second first and third, none of the above. I can repeat the question. आपको यहाँ पे वार दे रखे हैं और उसके क्या आउटकम रहे हैं आपको ये बताना है. फर्स्ट एंग्लो अफगान वार का आउटकम था ट्रीटी ऑफ द गंडामक. सेकंड था फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार का था ट्रीटी ऑफ यांगडू. नंबर थर्ड था फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का था ट्रीटी ऑफ बसाइन. एंड ऑप्शन आर दीज. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टैक्स एक्सपेंडिचर. व्हाट मीन द टैक्स एक्सपेंडिचर. नंबर फर्स्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. सेकंड इट इज द रेवेन्यू फॉरगोन बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द एग्जम्पशन ऑन इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स. नंबर थर्ड इज द सम टोटल ऑफ द सब्सिडीज गिवन बाय द गवर्नमेंट. नंबर फोर्थ इट इज द एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द इनकम एक्रूड थ्रू टैक्सेस. आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन. आप टैक्स एक्सपेंडिचर से क्या समझते हैं. पहले स्टेटमेंट बोला गया एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. सेकंड की बात करें तो रेवेन्यू जो फोरगोन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि जब वो एग्जाम्पशन बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह पे देती है. नंबर थर्ड ये एक सम ऑफ टोटल सब्सिडीज़ होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और इसका जो खर्चा गवर्नमेंट के द्वारा उठाना पड़ता है. नंबर फोर्थ इज द एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है फ्रॉम द इनकम एक्रूड थ्रू टैक्सेस. लेट्स सी द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन. तो ये जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आईसी टारगेट किस चीज़ से संबंधित है. फर्स्ट में बोला गया कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वाशिंगटन कन्वेंशन जिसकी वजह से साइट्स से पिक्चर में आया था. नंबर थर्ड इज द रामसर कन्वेंशन. नंबर फोर्थ इज द बोन कन्वेंशन. I can repeat the question. Aichi targeted association with the following: Convention of Biological Diversity, Washington Convention, number third Ramsar Convention, Bonn Convention. Let's see the answer. The first question: the chairman or member of the State Human Rights Commission can be removed in the following way. Number first, सी इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा. वो प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है. पिछली क्लास में मैंने आपको शायद बताया भी था कि प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है और सेम ही एक्ट था नेशनल का भी और स्टेट लेवल का भी सेम ही एक्ट से पार ली जाती है. और ये लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे एक इंक्वायरी बैठाई जाती है और ये जो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी है बाइंडिंग होती है किस पे, प्रेसिडेंट पे, क्यों उसको हटाएगा.
चेयरमैन मेंबर जो होल्ड कर सकते हैं ऑफिस को 5 साल या फिर 70 ईयर तक की एज तक, लेकिन फिलहाल इसको चेंज कर दिया गया, 3 साल कर दिया गया, 70 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। आफ्टर द टेन्योर द चेयरमैन एंड द मेंबर आर नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल स्टेट। तो ये इसकी स्पेसिफिटी है कि मान लिया जाएगा अगर कोई एक बार चेयरमैन बन जाता है और मेंबर बन जाता है तो उसको किसी और पोजीशन पे रखा नहीं जाएगा, तो ये ताकि इनकी डिपेंडेंसी बनी रहे। तो रीज़न यही रहता है इनको इस तरीके से एक्सक्लूड करने का फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए। चेयरमैन एंड मेंबर की बात करें तो रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा इफ इट एडजस्ड इंसॉल्वेंट। मान लीजिए चेयरमैन मेंबर को रिमूव किया जा सकता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, अगर या फिर वो इंसॉल्वेंट पाए जा सकते हैं। चेयरमैन मेंबर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, ही इज अनसाउंड माइंड, टेक्स अप पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। ये जो है प्रेसिडेंट रेफर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को फॉर इंक्वायरी फॉर द सुप्रीम कोर्ट फॉर द कोर्ट द रिमूवल ऑफ द एडवाइस। तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और चेयरमैन को रिमूव किया जा सकता है, बट यहाँ बाइंडिंग नहीं है, ये आप याद रखना। बात कर लिया अल्फ्रेड मैग्नेट के, बट द रीजन बिहाइंड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो तीनों की तीन ऑप्शन यहाँ पे सही है। लेट्स सी द theory about the Alfred Wegener. Alfred Wegener suggests that the movement responsible for the drifting of the continent was caused by the pole fleeing force and tidal forces. The polar fleeing force is related to the rotation of the earth. The earth is not a perfect sphere, you know very well. Abloid है। राम मीहिर ने इसके लिए सजेशन भी दिया था सबसे पहले कि जो हमारी अर्थ है वो गोलाकार शेप की है या फिर ओब्लॉइड शेप की, एक जियोड भी इसको बोला जाता है। इट हैज़ अ बल्ज एट द इक्वेटर, तो ये इस तरीके से बल्ज है, दिस वन। इट इज टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। द सेकंड फोर्स डेट वाज सजेस्टेड वेगनर के द्वारा, तो टाइडल फोर्स था। ये क्यों था, क्योंकि अट्रैक्शन था मून एंड सन में, जिसकी वजह से डेवलप हुई थी टाइड्स इन ओशियनिक वाटर। वेगनर बिलीव करते थे कि दीज फोर्सेज जो है इफेक्टिव हो जाएगा व्हेन अप्लाइड ओवर मिलियन ऑफ ईयर, जिसकी वजह से ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की जो थ्योरी है प्रपोन की, या फिर थ्योरी उनके सामने, या फिर उन्होंने सही समझा। सेकेंड एंग्लो अफगान वार की बात करें तो ट्रीटी ऑफ गंडमक ठीक है। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार ट्रीटी ऑफ यांगडू ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार की आई थिंक टी से स्टार्ट होती है। सेकंड एंग्लो मराठा वार ट्रीटी ऑफ बसाइन ठीक है, जो 1808 में हुई थी। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। लेट्स सी ट्रीटी ऑफ गंडमक जो साइन की गई थी अफगान वॉर के द्वारा, जहाँ पे ब्रिटिश सिक्योर एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। ट्रीटी ऑफ यांगडू साइन की गई थी फर्स्ट बर्मीज वार के बाद। थर्ड इज नॉट करेक्ट बिकॉज ट्रीटी ऑफ बसाइन जो साइन की गई 1802 में, जिसकी वजह से मराठा ने सीड कर दी थी अपनी टेरिटरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सब्सिडरी फोर्स एंड एग्रीइंग टू द ट्रीटी विद नो अदर पावर देन द ब्रिटिश पावर। देखो बात क्या थी कि जो मराठास थे वो अलग अलग रिपब्लिक टाइप से बटे हुए थे, मतलब एक फेडरेशन था वो एक, राइट। अब क्या हुआ था, वो फेडरेशन उनकी खुद की कुछ पावर थी, उन्होंने कुछ एक पावर ने ब्रिटिश के साथ समझौता कर लिया, एक ने किया, लेकिन जो ये अदर बंदे थे वो नहीं करना चाहते थे, तो इन्होंने ही इनके खिलाफ जाके लड़ाई कर दी। और जो ये ब्रिटिश के साथ पास गए थे कि जो कि हमें एनेक्स नहीं करना है, तो वो हार गए थे। तो उसके बाद ब्रिटिश के ने ही जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन की थी 1808 में, कहाँ पे, महाराष्ट्र के आसपास का रीजन की बात की जा रही है। बात करते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर, ये जो है वो रेवेन्यू होता है जो मिलना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज दे कुड नॉट बी गेट, तो उसको ही हम टैक्स एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एग्जाम्पशन जिसको देना बोलते हैं, गवर्नमेंट अपनी बहुत सारी स्कीम पे देती हैं ताकि सिक्योरिटी वगैरह में भी लोग पैसा खर्चा करें, दूसरों में लेकर आएँ, हेल्थ कॉन्शियस बने, तो ये एक अदर मेजर होता है कि हमारी पॉपुलेशन को एक अच्छे मेजर पे लेके जाएं। लेट्स सी द थिंग। टैक्स एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये जो है वर्ड इंडिकेट करता है इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट द कलेक्शन। ओके, इट रेफर टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है कंसेशनल रेट पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो एग्जाम डिडक्शन डिबेट किया जाता है टैक्स पेयर के द्वारा, और इसका जो खर्च है वो गवर्नमेंट उठाती है, तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आईची टारगेट में, CBD से रिलेटेड है, इन 2010 में सामने आया था, 2020 तक इसको कंप्लीट करना था। इसमें मेन एम ये होता है, 4-5 टारगेट था, जिसमें मेन मुद्दा ये था कि जो भी हमारी कम्युनिटी है, नगोया प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, वो भी CBD से रिलेटेड है। जो भी बेनिफिट है, जहाँ से भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट, तो उस जो कम्युनिटी उसको सालों से प्रैक्टिस करती आ रही है, जिसने उसका जन्मजाता भी कहा जा सकता है, तो उसको वो फ़ायदा मिलना चाहिए। लेट्स सी द थिंग। आईची टारगेट जो है अडॉप्ट किया गया था कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और नगोया कॉन्फ्रेंस के दौरान। 20 आईची टारगेट है, जिसमें स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया जाना था, जिसमें 5 स्ट्रैटेजीज़ या गोल्स कहे जा सकते हैं, उनको रखा, जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ताकि हम अचीव कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम इम्प्लीमेंट में दें, ना कि पॉलिसी बनाने में। पहला गोल ये था कि हम जो व्हाट इज़ द रीज़न की बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसको पहचाने रीज़न, और उसको जो है रिस्टोर करने की कोशिश की। प्लान बी की बात करें तो डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज़, कि हम जो भी बायोडाइवर्सिटी को यूज़ करना चाह रहे हैं उसको सस्टेनेबल यूज़ में लेकर आए। सी की बात करें तो इंप्रूव करना स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ताकि सेफ गार्ड करके इकोसिस्टम को, स्पीसीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑल्सो, D and E यू कैन सी हियर, नॉट सो इम्पॉर्टेंट।
लेट्स सी द रिवीजन कर ले रहे हैं। अफ्रीकन एलिफेंट स्पीसीज नाउ इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से अफ्रीकन जो हाथी है उनको जो है इंडेंजर्ड और क्रिटिकल इंडेंजर्ड में चेंज कर दिया गया उसका स्टेटस को। दैट्स व्हाई इट इज द न्यूज़। लेट्स सी द थिंग्स व्हाई इट इज द न्यूज़। IUCN हैज़ कैटेगराइज 7 एलिफेंट सवाना एलिफेंट। सवाना एलिफेंट कौन से होते हैं? जो हमारे ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड पाई जाती है, कहाँ पे? अफ्रीका में, उसको ही सवाना बोला जाता है। ओके, सवाना एलिफेंट एज इंडेंजर। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द सवाना? तो वहाँ पे सूखी सूखी घास होती है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज अ ट्री फाउंड देयर बट नॉट इन द केस ऑफ द टेम्परेट। वहाँ पे जो ग्रास होती है भले ही छोटी होती है लेकिन जूसी होती है, न्यूट्रिशियस होती है। एट द सेम पॉइंट ऑफ देयर इज नो एनी अदर प्लांट दैट आर फाउंड देयर। Anyway, savanna elephant is endangered and much smaller, lighter forest elephant is critically endangered. There are 2 subspecies of African elephant and facing threat. पोचिंग मतलब क्या है कि अफ्रीकन एलिफेंट क्यों इंडेंजर्ड हुए हैं या फिर क्यों क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आने की नौबत आई। तो अफ्रीकन एलिफेंट का क्या हो रहा है कि आइवरी के लिए एंड ह्यूमन इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहली बार जो 2 स्पीसीज असेस्ट की गई थी सेपरेटली फॉर द IUCN रेड लिस्ट फॉलोइंग द इमरजेंस ऑफ न्यू जेनेटिक एविडेंस। लेट्स सी अबाउट सवाना एलिफेंट एंड फॉरेस्ट एलिफेंट। क्या फ़र्क होते हैं? जो फॉरेस्ट एलिफेंट होते हैं, फॉरेस्ट एलिफेंट जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो सेंट्रल अफ्रीका है वहाँ पे पाए जाते हैं। फॉरेस्ट एलिफेंट पाए जाते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, कहाँ पे? सेंट्रल अफ्रीका के अंदर। जो हमारे वेस्ट अफ्रीका के यू कैन सी फॉर एग्जांपल दैट इज़ द यू नो मैप ऑफ अफ्रीका। तो इस तरीके से ही मैप है। तो ये जो वेस्ट अफ्रीका है तो वहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं दैट इज़ द फॉरेस्ट टाइप ऑफ एलिफेंट। एनीवे, हैव मोर रेस्ट्रिक्टेड नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हैव मोर रेस्ट्रिक्टेड नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन थॉट टू ऑक्यूपाई ओनली क्वार्टर ऑफ इट्स हिस्टोरिकल रेंज टुडे विद द लार्जेस्ट रिमेनिंग पॉपुलेशन फाउंड इन गैबन एंड रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो यहाँ पे कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाए? फॉर एग्जाम्पल गैबन एंड रिपब्लिक ऑफ कोंगो। सवाना एलिफेंट की बात करें विच प्रेफर ओपन कंट्री एंड इज फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट इन सब सहारन अफ्रीकन इंक्लूडिंग ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। बात करें सवाना एलिफेंट की, जो ओपन कंट्री में पाए जाते हैं, फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट में वो रह सकते हैं और ये पाए जाते हैं उस एरिया में, फॉर एग्जांपल सब सहारन अफ्रीका में, जहाँ पे ग्रासलैंड डेजर्ट दोनों पाए जाते हैं। थ्रेट क्या है अफ्रीकन एलिफेंट के लिए? नंबर फर्स्ट थिंग, तो जिस तरीके से हमारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। नंबर थर्ड, कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है ह्यूमन का एंड एलिफेंट का। तो ये 3-4 रीज़न है जिसके सबसे ज़्यादा थ्रेट पोज हो रहा है अफ्रीकन एलिफेंट का। फर्स्ट लेट्स सी बोथ स्पीसीज सफर शार्प डिक्लाइन सिंस 2008। से ही हम शार्प डिक्लाइन देख रहे हैं और आपको ये जानना कि 2008 से ही उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ होगा ड्यू टू सिग्निफिकेंट, या फिर वहाँ पे चाइना फैक्टर इंक्लूड हो गया होगा, कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा। नंबर ऑफ अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट फेल बाय मोर देन 86%। तो आप ये देख सकते हैं नंबर कितना है। 2008 से लेकर 2020 तक का 2008 का बेस मानते हैं 86% जो प्रतिशत जो पॉपुलेशन है अफ्रीकन एलिफेंट की वो गिर चुकी है ओवर 31 ईयर। वाइल द पॉपुलेशन जो अपनी बात करें अफ्रीकन सवाना की वो डिक्रीज हुई एटलीस्ट 60% ओवर द लास्ट 50 ईयर अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा थ्रेट उनके लिए बना हुआ है। ऑनगोइंग कन्वर्जन ऑफ देयर हैबिटेट प्राइमरी टू एग्रीकल्चर। तो रीज़न क्या है इसका? पहली बात उन्होंने बता ही दिया है कि एग्रीकल्चर लैंड को चेंज कर रहे हैं वो, जो जंगलों को काट के, और जो फिलहाल जो लैंड यूज़ करने का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। लेट्स सी कंपैरिजन किस तरीके से हम कर सकते हैं अफ्रीकन एंड एशियन एलिफेंट का। नंबर फर्स्ट है IUCN स्टेटस के हिसाब से अफ्रीकन जो फॉरेस्ट एलिफेंट हैं वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, जो वेस्ट ऑफ अफ्रीका में पाए जाते हैं। सवाना की बात करें तो वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाती है, लेकिन पहली सवाना एलिफेंट वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं। एशियन एलिफेंट की बात करें तो वो इंडेंजर्ड है, ये याद रखने का। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? एशियन एलिफेंट जो है स्मॉल होते हैं जो हमारे अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं, एंड द ईयर आर स्मॉलर कंपेयर टू द लार्ज फैन शेप्ड ईयर ऑफ द अफ्रीकन स्पीसीज। और सबसे खास बात ये होती है कि जो उनके कान होते हैं वो भी स्मॉल होते हैं। ओनली सम मेल एशियन एलिफेंट हैव टस्क। तो जो हमारे एशियन एलिफेंट उसके पास टस्क होती है, वेल बोथ मेल एंड फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट ग्रो टस्क। तो वहाँ पे टस्क होती है, मैं दिखाऊंगी आपको अगर टाइम मिला कभी टस्क की क्या होते हैं। सब स्पीसीज़ की बात करें तो अफ्रीकन एलिफेंट जो है फॉरेस्ट एलिफेंट एंड सवाना एलिफेंट वहाँ पे पाए जाते हैं। एशियन एलिफेंट की कैटेगराइजेशन की बात करें, जो डिफ्रेंशिएशन सब स्पीसीज़ बनी है बेसिकली, तो इंडियन, श्रीलंकन, सुमेरियन एलिफेंट हम उनको बोल सकते हैं, लेकिन ये ओल्ड कैटेगरी है अफ्रीकन की ही। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिया है, लेट्स सी क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। ओके, जगत गुरु की उपाधि हरि विजय सूरी को दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? अकबर के द्वारा। जारी कलम मोहम्मद हुसैन उनका नाम था, और जारी कलम की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा, क्योंकि वो वेल वर्स लिटरेचर में। शीरीन कलाम अब्दुल समद उनका नाम था, लेकिन अकबर के द्वारा उनको जो है उपाधि दी गई थी सरी कलाम की। बात करते हैं राज कवि की, आप ये याद रख सकते हैं, नाम था इनका फैज़। लिटरेचर के फील्ड में अकबर की वजह से इनको राज कवि दिए थे। कवि प्रिय जो है बिरबल को कहा गया है, लिटरेचर अकबर ने ही बोला था। नादिर उल असरा उस्ताद मंसर उनका नाम था, पेंटिंग के फील्ड में जहांगीर के टाइम में। नादिर उल जामन अब्दुल हसन को दिया गया है पेंटिंग, जहांगीर। नेक्स्ट गुना समुद्रा तो लाल खान
म्यूज़िक शाहजहाँ, देन है राज कवि, कालम लिटरेचर, नेक्स्ट है महाकाव्य सुंदरदा लिटरेचर। तो ये आप ये याद रख सकते हैं। लेट्स सी द थिंग्स। लास्ट है औरंगजेब ऑल्सो भी ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है तो वैसे तो वही हो ही चुका है। एनीवे, औरंगजेब ऑल्सो बिल्ड द बदशाही मस्जिद उन्होंने बनवाई थी। हमायूं टेकन इनटू सर्विस टू मास्टर, तो सैयद अली थे एंड अब्दुस समाद थे। दशवंत एंड बासवन वर टू फेमस पेंटर थे जो अकबर कोर्ट के। अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर एंड बिशनदास जो है फेमस पेंटर थे जहांगीर कोर्ट के। तो आप ये याद रखना, जहांगीर क्लेम करते थे डेट ही डिस्टिंग्विश पिक्चर की फॉर्म में